अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ना क्या है, आपकी फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम लूप एंड कार्डिक साइकिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैंने उसकी पिक्चर खुद ही नहीं लगाई क्योंकि इसको मैं अपने तरीके से पढ़ाता होता हूँ। बुक की तस्वीर मैंने आज इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं इसको इजी करके इंशाल्लाह कराऊंगा, आपको ये समझ आ जाए। अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम लूप समझ आ गया ना, इसका मतलब है कि आपकी आगे वाली कार्डियो की सारी फिजियोलॉजी आपको समझ आ जाए। इसलिए मुझे इसके ऊपर 1 घंटा भी लगाना पड़े, आगे का जितना भी लेक्चर है मैं सिर्फ इसी के ऊपर लगाऊंगा ताकि हमें इसकी समझ आ जाए। प्रेशर वॉल्यूम लूप क्या होता है और कार्डिक साइकिल क्या है। कार्डिक साइकिल कि मेरा हार्ट काम किस तरह करता है, कार्डिक साइकिल। इसके लिए कंपलसरी है कि हम क्या करें, हार्ट की यहाँ पर तस्वीर ऐड करें। दैट इज कंपलसरी। हियर इज अ ब्यूटीफुल हार्ट। प्रेशर वॉल्यूम लूप के लिए बच्चे, प्रेशर वॉल्यूम लूप एंड कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या मतलब, देखो आपका हार्ट एक साइकिल की तरह काम करता है। अगर आपका हार्ट एक साइकिल में काम या एक प्रॉपर पाथ में या एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम ना करे तो हमारा हार्ट क्या कर सकता है, कभी काम कर ही नहीं सकता। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता होता हूँ। देखिए, अगर आपका जो लेफ्ट एट्रियम है, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों सेम टाइम पे कांटेक्ट करें तो क्या होगा, मुझे आपने बताना है। देखिए, आपका लेफ्ट एट्रियम भी कांटेक्ट कर रहा है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भी कांटेक्ट कर रहा है सेम टाइम पे। इससे क्या हो सकता है, वहां मुझे बताएं। क्या इससे जो हार्ट का एक नॉर्मल साइकिल है क्या वो चल सकता है, कार्डिक अरेस्ट इससे हो सकता है। डॉक्टर फैज ने कहा सर कार्डिक अरेस्ट इसको हो सकता है। 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक है, मैडम सच ये कह रही है। मैं ये कह रहा हूँ, हार्ट ब्लॉक तो तब होता है ना जब आपका हार्ट काम ही नहीं करता। अरेस्ट का भी यही मतलब है जब आपका हार्ट कॉन्टेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों सेम टाइम पे अगर कॉन्टेक्ट कर जाए तो क्या हो। देखो, लेफ्ट एट्रियम कॉन्टेक्ट कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्टेक्ट करके ब्लड को कहां पर फेंकता होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को कॉन्टेक्ट करके कहां पर डालता है, सर अयोटा के अंदर। अगर मेरे पास लेफ्ट एटीएम भी कॉन्टैक्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट है, दोनों सेम टाइम के ऊपर है, तो आपके अयोटा से ब्लड वेंट्रिकल में नहीं आएगा। दैट इज एग्जैक्ट आंसर जो हमें सहर, डॉक्टर सहर ने बताया कि सर कार्डिक आउटपुट कम होगी। एटीएम भी कॉन्टैक्ट, वेंट्रिकल भी दोनों साइड पे कॉन्टैक्ट है, तो आपके ऊपर से यहाँ पर वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं आएगा। जब वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा, आपकी अयोटा में ब्लड कहाँ पे जाएगा, सर नहीं जाएगा। जब अयोटा में ब्लड नहीं जाएगा तो आपको पता है कि सर कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। तो इस पेशेंट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा, और 0 को मैं अगर हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करूं, लेट्स सपोज ये भी 0 हो जाएगा। मतलब उस पेशेंट की कार्डिक आउटपुट 0 हो सकती है अगर किसी बंदे में एट्रियम और वेंट्रिकल सेम टाइम पे कॉन्टेक्ट करें। इससे सर एक्सक्लूड हमने ये किया है कि जो हमारे पास एटी और वेंट्रिकल है वो सेम टाइम पे कॉन्टेक्ट नहीं करते। करते क्या हैं, सबसे पहले आपका एटीआई कॉन्टेक्ट करता है। मैं एक सिंपल सा साइकिल बनाता हूँ। सबसे पहले सर हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होती हैं। पल्मोनरी वेन्स आपके लंग से ब्लड लेके आती हैं, कहां पर ब्लड डालती हैं, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम आपका क्या करता है सर, कॉन्टैक्ट करता है पहले। मैंने पॉजिटिव निशान लगाया कि लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा और ब्लड को फेंकेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब पहले क्या करेगा सर, लेफ्ट एटीएम कॉन्टैक्ट करेगा, दूसरे नंबर पर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा। जब अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा, ये कहां पर ब्लड फेंकता है, अयोटा के अंदर। और फिर अयोटा से ब्लड कहां पर जाता है, पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी से ब्लड कहां पर आता है, मेरे पास राइट एटीएम के अंदर। फिर आपका राइट एटीएम क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है। वो ब्लड कहां पर फेंकता है सर, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ब्लड कहां पर फेंकता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी कहां पर ब्लड फेंकती है सर, दैट इज द मेन थिंग। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड फेंकती है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड फेंकती है पल्मोनरी वेन के। एंड इफ यू नोटिस एवरीथिंग अकर, एवरीथिंग हैपन इन अ साइकिल।
एवरीथिंग हैपन इन अ पाथवे। मैंने यही नहीं कहा लेफ्ट एट्रियम पहले सर जी कॉन्ट्रैक्ट कर लंग्स रहा के है। अंदर। तो सर जी जी सर, लंग बना लेते हैं आपके पुरजोर फरमाइश के ऊपर, ये नहीं। ओके सर। गुड हो गया। चलिए आप कहते हैं कि सर चूंकि लंग्स जो होते हैं हमारे पास, ओके। ये थोड़ा सा चूंकि इनमें डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इनमें एयर होते हैं, तो काइंडली अगर आप इनको ब्लू ड्रा करते तो ये ज्यादा बेहतर है। चलेंगे ये, तो ये लंग से ब्लड जा रहा है मेरे पास पल्मोनी वेन में, और आ कहाँ से रहा है, पल्मोनी आर्टरी से। बच्चे ये साइकिल बनाने का मकसद ये है कि आपका हार्ट एक साइकिल के तौर पर काम करता है, एक साइकिल में काम करता है। जैसे पहले लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है, वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फेंकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है, ब्लड आपका आगे जाता होता है। ठीक है, ये मेरे पास होता है कार्डिक साइकिल। अब इस कार्डिक साइकिल को डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल ये होता है। हम अब करते हैं कुछ किताबी बातें। प्रेशर वॉल्यूम लूप, अब आपको समझ आ गया ना कि भाई सारा कुछ एक साइकिल में हो रहा है, लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे होता है, हर किसी को पता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको बताना क्यों जरूरी है, मैं आपको अभी बताता हूं। यहां पर हम ड्रा करते हैं सर एक ब्यूटीफुल सा ग्राफ, जो कि बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है। तो हम इसको अगेन ड्रा कर लेते हैं। देखिए स्केल बढ़ाना है। नाउ इट्स फाइन। ठीक है जी। ये लूप को अपने थोड़ा से मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इसको अपने थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना है इसको। ठीक है बच्चे, एक्स एक्सिस के ऊपर हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है, और उस ब्लड की वजह से जो वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है ना, वो उस चीज को हमने आई वेरीफाई करना है। ठीक है जी। बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड वॉल्यूम होगा, हम उसको लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे सर, जितना लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर। ठीक है जी। सबसे पहले सर लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, एक चीज बच्चे आपने याद रखनी है। ये है हमारे पास अयोटा, और इस अयोटा में जो नॉर्मल प्रेशर वो वन कितना होता है, 120/80। मतलब ये हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है जो क्रिएट रहता है। अब अगर आपने लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को फेंकना है ना अयोटा के अंदर, इसका मतलब है कि सर मुझे यहाँ पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, वो मुझे 120 से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, अगर 120 से ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तभी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ब्लड जाता है ना एवरीवन। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा अयोटा से, तब ही आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाता है, अयोटा के अंदर जाता है। इसकी मैंने आपको सिंपल सी कल एग्जांपल भी दी थी कि बच्चे अगर ये मेरे पास है एक रूम, और इस रूम के ऊपर है ये एक खतरनाक सा दरवाजा लगा हुआ है, ये है डोर। ठीक है जी। अगर आपने इस डोर के, और बाहर क्या खड़े हुए हैं, कजे खड़े हुए हैं, इधर इनसे लड़ाई हो गई है भाई, ये कजे खड़े हुए हैं। ठीक है, और अंदर ये हमारे जो इनोसेंट से स्टूडेंट्स है, ये बेचारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर इन स्टूडेंट्स ने यहाँ से दरवाजे से बाहर जाना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको इन कज्जों से ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। इनको इन कज्जों से, देखो एक साइड से ये जोर लगा रहे हैं दरवाजे पे, और बाहर से कज्जे लगा रहे हैं जोर। अब स्टूडेंट कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी ओपन हो, दरवाजा खोल के हम क्या करें, भाग जाएं। लेकिन इनको बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कज्जों से ज्यादा प्रेशर दरवाजे के ऊपर लगाना पड़ेगा, फिर ये क्या कर सकेंगे, यहां से बाहर भाग सकेंगे। द सेम केस इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपने लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ब्लड फेंकना है, तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में 120 से ज्यादा प्रेशर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है बच्चों, ये जो प्रेशर सर आप जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये प्रेशर कहां से आएगा, प्रेशर तो किसी चीज का होता है ना। जैसे अगर मेरे पास एक पाइप है, उस पाइप के अंदर जो मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, वो उस पाइप के अंदर जो पानी है, जो वाटर है, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो सर ये जो आप लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर की बात कर रहे हो, ये कब क्रिएट होगा, ये प्रेशर तब क्रिएट होगा जब लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर ब्लड,
लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, तो ये जो लेफ्ट ब्लड है ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा। और जब इसका प्रेशर क्या करेगा, आपके सिस्टेमिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर ब्लड जाता होता है। फिर ही आपके पास ये जो अयोटिक वॉल है, ये अयोटिक वॉल भी तब ही ओपन होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। तो मैंने सिंपल सी सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर हमने क्या बात की कि सर हमें चाहिए ज्यादा, मकसद नहीं भूलना अपना, हमें चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा प्रेशर। पहला मकसद है लेफ्ट वेंट्रिकल में हमें चाहिए ज्यादा प्रेशर। दूसरा कि सर ये प्रेशर कहाँ से आएगा, मैंने कहा प्रेशर तो किसी न किसी चीज का होता है। तो ये प्रेशर हमारे पास आएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा वो क्या करेगा, ये वाला प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम आएगा, हम उसको कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे कहां पर, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एवरीवन विद मी, कि जब वॉल्यूम आएगा हम लाइन लगाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, जब हमारे पास प्रेशर आएगा हम लाइन लगाएंगे वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है बच्चों, मैं एक लगाने लगा हूं यहाँ पर डॉट, दैट इज अ ब्यूटीफुल डॉट। इस डॉट को आपने नहीं छोड़ना, इस डॉट को मैं कहता हूं नंबर वन डॉट। ये कैसा, ये दुनिया का नंबर वन डॉट है, बिकॉज दिस डॉट विल हेल्प अस अ लॉट। देखें, ये डॉट क्या है, आपने याद रखना है कि सर जो नंबर वन है, जो नंबर वन पे डॉट है, इसका मतलब है मिट्रल वॉल ओपन। सिर्फ एक चीज आपने याद रखनी है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नंबर वन क्या, मिट्रल वॉल ओपन। यहां पर इस डॉट के ऊपर क्या होता है आपका, ये जो मिट्रल वाल्व है ना, ये मिट्रल वाल्व क्या होता है, ओपन। बच्चों देखो, जब मिट्रल वाल ओपन होगा तभी ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा ना एवरीवन। जब मिट्रल वाल ओपन होगा तब भी हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। तो मैंने कहा नंबर वन पे मिट्रल वाल ओपन हो चुका है। जब ये मिट्रल वाल ओपन होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो हमने इसको कहां पर लेना है सर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ये जहां पर आपके ब्लड क्या हो गया, रुक जाता है। क्योंकि जितना मैंने कहा ना, एक सिंपल से मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल में 100 ml ब्लड आता है टोटल। जब इसमें 100 ml ब्लड आ जाता है ना, तो ये क्या होता है, ये फुलफिल हो जाता है। मैं यहाँ पर भी 100 लिख देता हूँ, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बात बताता होता हूँ कि जैसे एक पानी का टैंक है, उसकी एक लिमिट होती है, उसमें मतलब कि कहते हैं उसको 200 लीटर या 1 टन लीटर उसमें वाटर आता है। इसी तरह आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की एक लिमिट है, उसमें लेट्स सपोज 100 या 120 ml ब्लड आता है। जब लेफ्ट एटीएम से मिट्रल वाल ओपन हुआ, लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, वो कितना ब्लड था, 120। और जब वो ब्लड आ रहा था तो हमने ये लाइन को क्या किया, यहाँ पर क्रिएट की गया। जैसे ही ये 0 से या 20 से 100 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल आपका फुलफिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, पीछे से मिट्रल वाल क्लोज हो जाता है। तो नंबर टू के ऊपर मिट्रल वाल क्या हो जाएगा, क्लोज। तो यहाँ पर आपने कहना है क्लोज। अब बच्चे नंबर टू को मैं क्या कहता हूँ, कि नंबर टू में ना दो काम होते हैं। कैसे, एक काम है कि सर जो आपका अयोटिक वॉल्व है ना वो क्लोज है। नंबर टू से क्या याद रखना है, सर दोनों चीजें क्लोज हैं। आपका यहाँ पर अयोटिक वॉल्व, मैंने ये नहीं कहा कि अयोटिक वॉल्व ओपन हो गया, नहीं, अभी तक जो अयोटिक वॉल्व है ना वो क्या है, क्लोज। ठीक है, दूसरे नंबर पर एक चीज तो ये होगी, दूसरे पॉइंट पे दूसरी चीज क्या हो गया सर, पीछे से मिट्रल वाल्व भी क्लोज हो गया। अयोटिक वाल्व तो पहले क्लोज था, नंबर वन पे मिट्रल वाल्व ओपन हुआ, लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, उसके बाद जो आपका मिट्रल वाल्व था वो क्लोज हो गया, मिट्रल वाल्व क्लोज। तो नंबर टू के ऊपर बच्चे आपका मिट्रल वाल्व क्लोज हुआ है। नंबर वन पे ओपन हुआ, फिर हमने कहा कि सर ये जो लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ड्रॉ की, ये बता रही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में इतना ब्लड आ रहा है। मुझे एक चीज बताएं कि अगर ये डॉटेड लाइन क्या करती है, यहाँ पर आगे चली जाती, इसका क्या मतलब होगा एवरीवन, कि अगर ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन क्या करती है, नंबर टू से आगे चली जाती है, इसका क्या मतलब होगा। जी आपका क्या ख्याल है, जी डॉक्टर साहब, अगर ये जो हमने लाइन नंबर टू पे ड्रॉ की है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आगे चली जाती तो इसका क्या मतलब, मिट्टल वाल ओपन है, गुड।
हाइपरट्रोफी, नहीं नहीं, हाइपरट्रोफी में तो ब्लड कम आएगा। डायलेशन, मिड वॉल स्टिल ओपन, यस, वॉल स्टिल ओपन है, वॉल स्टिल ओपन है जी। बच्चे पहली बात तो हमने ये कहनी, स्टिल फीलिंग, वेरी गुड, डॉक्टर खादिम ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है कि सर अभी तक फीलिंग हो रही है, मतलब अभी तक उसमें ब्लड आ रहा है। तो अगर बच्चे ब्लड स्टिल आता रहेगा इसमें, मतलब ये कि वॉल्व के अंदर कोई मसला है, या तो वॉल्व में कोई मसला है, या आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया। ओ माय गॉड। तो मैं कह सकता हूं, देखिए ये नंबर टू, ये ना एग्जैक्ट ये नॉर्मल बंदे के अंदर नंबर टू के ऊपर आके ना आपका मिट्रल वाल्व, देखो मिट्रल वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो जाता है, ये नॉर्मल है। अगर मिट्रल, मतलब ये लाइन हमारी आगे ब्लैक से डॉटेड जो मैंने ब्लू के लगाए, ये लाइन आगे जा रही, इसका मतलब है कि ओवर, देखो एक्स एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वो कैसे इंक्रीज हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम? सर, या तो जो मिट्रल वाल्व क्लोज नहीं हो, मीटर वर्क क्लोज नहीं हो रहा, एक मसला ये है। दूसरा मसला ये हो सकता है कि सर उसका जो प्री लोड या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो ज्यादा हो रहा है। और वो कैसे ज्यादा हो सकता है? आप उस बंदे को आईवी फ्लूइड्स दे दे, अगर आप किसी बंदे को आईवी फ्लूइड्स दोगे और उसका आप ये प्रेशर वॉल्यूम रूप बनाओगे, तो वो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर क्या दिखाई देगा, आगे, वो आगे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लूइड है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, ज्यादा फ्लूइड लेफ्ट वेंट्रिकल में, ज्यादा ब्लड आ रहा है। समझ रहे हो बात? तो ये जब भी आगे जाएगा तो इससे आपने अब नहीं भूलना कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो रहे हैं। हम बात करते हैं जरा पहले नॉर्मल की। अब नंबर टू पे क्या हुआ एवरीवन? सर नंबर टू पे मिट्रल वाल्व भी क्लोज है अभी तक, अयोटिक वाल्व भी क्लोज है, दोनों क्लोज है, मैंने नीचे नंबर टू भी लिखा हुआ है। जब ये दोनों वाल्व क्रिएट होंगे, मतलब क्लोज होंगे, अब हमारा अगला मकसद क्या है? अगला मकसद है सर, मैंने चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ब्लड फेंकना है, तो मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल का इतना प्रेशर क्रिएट करना है कि वो आपके अयोटा से ज्यादा हो जाए, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट उसमें अयोटा में ब्लड चला जाए। तो मिट्रल वाल्व क्लोज होने के बाद आपका जो यहाँ पर दूसरा काम होता है वो है इंक्रीज प्रेशर। तो अब हमारे पास यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। क्यों ऊपर की तरफ जा रही है? मैंने आपको बात पहले बता दी है। मेन मकसद आपका प्रेशर है ये बात, क्योंकि हमने लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड फेंकना है, मेन मकसद है ये प्रेशर। वो प्रेशर क्रिएट कैसे होना है? वो लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्यूम से होना है। वो हमने वॉल्यूम लिया है, जब वॉल्यूम ले आए तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम होना है वो है प्रेशर क्रिएट होना है। मिट्रल वाल्व भी ओपन है, अयोटिक वाल्व भी ओपन है। अब मेरा काम है अयोटिक वाल्व ताकि ओपन हो, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम प्रेशर लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है। जब इसका प्रेशर कहां पर जाता है? 120 के अराउंड। कैसे? चल इसको मैं थोड़ा सा, जब हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर है ये 80 को क्रॉस करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपका अयोटिक वाल्व है ना, ये ओपन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर 80 पे थोड़ा सा ना इसको पुश मिलती है, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 80, 80 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर है जो एओर्टा के अंदर। जब 80 प्रेशर क्रिएट होता है ना, थोड़ा सा जो आपका एओर्टिक वॉल होता है ना, ये ओपन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये एओर्टिक वॉल ओपन होगा, देखो एओर्टिक, बात मेरे सामने याद रखनी है, नंबर थ्री है, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है नंबर थ्री। नंबर थ्री पे क्या होगा? सर नंबर थ्री पे एओर्टिक वॉल ओपन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर थ्री, और जो मेरा एओर्टिक वॉल है, अब अयोटिक वॉल ओपन होना शुरू हो जाता है, अयोटिक वॉल ओपन नंबर थ्री के ऊपर। जब अयोटिक वॉल आपका ओपन होगा, वो पीछे वाला कंसेप्ट नहीं भूलना, ये अयोटिक वॉल अगर ओपन होगा नंबर थ्री वाला, तो अब क्या होगा सर? आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। जब ये जाना शुरू होगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कहेगा नहीं, अभी मेरे पास इतना ब्लड वहां पर नहीं जा रहा। वो क्या करेगा? पीछे से जोर लगाता है पीछे से, ताकि क्या करे, आपका जो अयोटिक वाल्व है वो प्रॉपरली ओपन हो जाए। और प्रॉपरली वो ओपन कहां पर होता है? जाकर 120 को जब वो क्या करता है, क्रॉस करता है। पहले ऐसा ऐसा ब्लड जाता होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे से इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेता है कि वो 120 को क्रॉस कर लेता है, तो बड़ी स्पीड के साथ आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर ब्लड जाता है। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ब्लड जाएगा, बच्चे ये देखो, ये डायग्राम कुछ सिंपल नहीं है। अब देखो, अब ये लाइन जा रही है बैक साइड की तरफ, और अगर ये लाइन बैक साइड की तरफ जा रही है,
तो मैं एक्स एक्सिस पे देखूं तो साथ ये भी बता रही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी कम हो, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। जैसे ब्लड बाहर गया है ना, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जा रहा है, तो ये लाइन पीछे की तरफ जा रही है। और ये पीछे की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे पास अब लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम भी कम हो रहा है। ठीक है। जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड निकल जाता है कि इसके अंदर जाकर अयोटा में ब्लड सारा चला जाता है, कि कहाँ पे चला जाता है? अयोटा के अंदर। और हमारा जो एंड प्रेशर है, आपने क्या किया, आप अयोटा के अंदर ब्लड फेंक रहे हो। जब आपने सारा ब्लड फेंक दिया है, तो पीछे आपके पास वॉल्यूम कम हो गया ना, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम रह गया, जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी अब क्या होना शुरू हो गया? कम होना शुरू हो गया। जब 80 से कम इसका प्रेशर होता है, तो नंबर 4 के ऊपर जाकर आपका अयोटिक वॉल्व क्या हो जाता है? क्लोज। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर 4 क्या है सर? नंबर 4 इज द क्लोजिंग ऑफ अयोटिक वॉल्व। ऊपर नंबर 3 पे अयोटिक वॉल्व को ओपन किया, उसमें हमने ब्लड को फेंका। नंबर 4 पे अयोटिक वॉल्व अब क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। जब अयोटिक वॉल्व हमारे पास क्लोज होगा, अब देखो, जब अयोटिक वाल्व क्लोज हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे अभी मिट्रल वाल्व पीछे से बंद होता है, वो भी मिट्रल वाल्व ओपन नहीं होता। ये मिट्रल वाल्व ओपन कब होगा? जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है ये नीचे ड्रॉप हो जाए। ये देखो, ये नीचे ड्रॉप हो जाए, इतना ड्रॉप हो जाए कि आपके मिट्रल वाल्व के प्रेशर से ये कम हो जाए। यहाँ पर मिट्रल वाल्व के प्रेशर से ये कम होगा। हम मैंने आपको बताया नंबर 1 पे फिर क्या होगा? दोबारा मिट्रल वाल्व ओपन होगा। फिर नंबर 2 तक उसमें वॉल्यूम आएगा। नंबर 2 पे दोबारा मिट्रल वाल्व क्लोज होगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट होगा। जब वो प्रेशर 80 से इंक्रीज होता है, तो अयोटिक वाल्व ओपन होना शुरू हो जाता है। जब ओपन होना शुरू हो जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ज्यादा से वहां से ब्लड बाहर फेंकते हैं। तो वो जब इतनी स्पीड से ब्लड पाइप फेंकता है, तो उसका प्रेशर क्या होता है हमारे पास? 120 से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का सारा ब्लड इसमें चला जाता है, यानी जो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है अयोटा में चला जाता है। और उसके बाद नंबर 4 के ऊपर, चूंकि आपने ब्लड फेंक दिया है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर, तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो रहा है। जब उसका वॉल्यूम कम होगा, तो वहां पर प्रेशर भी कम होगा। जब उसका प्रेशर 80 से कम होता है, अयोटिक वाल्व क्लोज हो जाता है। So these are four important points. Never forget about these important points. नंबर 1 अगर आपको याद है ना, देखो, अगर आपको नंबर 1 याद है कि सर नंबर 1 के ऊपर अयोटिक वॉल्व ओपन होता है, तो सॉरी मिट्रल वाल्व ओपन होता है, फिर आगे वाला आपको सारा समझ आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। नंबर 1 पे मिट्रल वाल्व को आपने यहाँ पर ओपन करना, मैं लिख भी चल देता हूँ आपकी आसानी के लिए। मिट्रल वाल्व ओपन, उसमें मिट्रल वाल्व ओपन हुआ, सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। फिर मिट्रल वाल्व क्या हो गया? क्लोज। उसके बाद हमें प्रेशर की, क्योंकि वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ने प्रेशर क्रिएट करना है ना। अब ये वॉल्यूम जब सर इतना प्रेशर प्रेशर भी क्रिएट कर मेंशन दे कर कि दीजिए यहाँ पे, आपके कितने प्रेशर पे अयोटिक वाल्व को ओपन क्या हो कर रही है। सके? ओपन। तो हमारे पास जो अयोटिक वाल्व है नंबर 3 पे ओपन होगा। जब ये अयोटिक वाल्व ओपन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड अयोटा में चला जाएगा। जब आपने वॉल्यूम बाहर फेंक दिया, ब्लड बाहर फेंक दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर अब गिरना शुरू हो जाएगा। जब ये 80 से कम होता है, तो आपका अयोटिक वाल्व यहाँ पर आके क्या हो जाता है? क्लोज। अब इस पोजीशन के ऊपर अयोटिक वाल्व क्लोज है। और यहाँ पर जब नीचे नीचे आता है, आपका प्रेशर ड्रॉप 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 होना शुरू हो जाता है। जब ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 10 या 8 के ऊपर आता है, तो फिर हमारे पास मीटर वाल्व ओपन हो जाता है दोबारा। फिर यही साइकिल क्या है? कंटिन्यूसली चलता रहता है। दैट तो इज ये कॉल्ड एओर्टिक लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम प्रेशर लूप। क्या हम इसको कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम प्रेशर लूप। ये सर जो एओर्टिक टेक्निक है वॉल्व ना, जो है पॉइंट वो 1 2 3। 100 पे क्लोज नहीं होगा? जी क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं कह रहा हूँ कि एओर्टिक वॉल्व जो है वो आपका 100 पे क्लोज नहीं होगा, 100 के प्रेशर पे? यार 100 को कर लो, मैंने वो सिर्फ आपको एक मतलब कि रेफरेंस पॉइंट दिया है कि हमारे पास 100 है, 80 ओके है या सर। 100 है। उस एक पॉइंट के ऊपर जाके वो नंबर 4 वाला आ रहा है। बात बताने का मकसद ये कि इसमें जब ओके। इतना प्रेशर कम हो जाए कि हमारे पास जो अयोटा है ना, देखो अयोटा में 120 प्रेशर क्रिएट हो जाए, वो बैक शंट मारते हैं, उससे आपका अयोटिक वाल्व क्लोज हो जाता है। 100 कर लो इसको या 80 कर लो, तो मतलब इसी के दरमियान में इसकी है। ठीक है। तो ये भाई ये साइकिल तो आपने एक बार नहीं है ना छोड़ना। वैल्यू मेंशन कर दीजिए प्लीज, क्योंकि वैल्यू पूछी जाती है लाइक कितने प्रेशर पे ओपन हो रही है माइट्रल, और ऑर्टिक कितने पे हम्म। क्लोज हो रही है। और सर ये चले लाइक मैडम, प्रेशर चल चल। ओके ओके। ये वैसे आपका आगे टॉपिक भी आना है पूरा। अगर आपने मतलब रफ सा लिखना है, 20 यहाँ पर बताया जाता है, और जो 100 है वो पूछते हैं सर। अयोटिक वॉल का बताया जाता है। ठीक है जी, चले। और 120 आप देखो, 120 के ऊपर जब गया, तो सारा इसने ब्लड फेंक लिया ना आगे अयोटा के अंदर। उसके बाद ये इसका प्रेशर जब
वॉल्यूम कम होगा, जब 100 के अराउंड प्रेशर हो जाता है तो एयोटिक वाल्व क्लोज हो जाता है। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज अगर आपने लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बच्चों ये जो 20 है, यहाँ मैं इसको क्या लेता हूँ, ये 40H को लिखो क्योंकि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये आपके पास होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये जो आपका 100 है, ये क्या है, एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। साथ ये मैं कहता हूँ ये डायग्राम में इतनी चीजें हैं ना, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ, देखिए लेट्स गो। ये जो हमारे पास पॉइंट है ना 2, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिटर वाल क्लोज। आपको पता है जब आपका मिटर वाल क्लोज होता है, जब ट्राइक कस्बिड वाल दोनों सेम टाइम पे क्लोज होते हैं, यहाँ पर कौन सा हार्ट साउंड सुनाई देगा सर, यहाँ पर S1 हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो जब मिटर वाल क्लोज होता है तो आपको S1 हार्ट साउंड सुनाई देती है, और वो किस पॉइंट पे सुनाई देगी, नंबर 2 के ऊपर। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस कंसेप्ट, ठीक है जी। उसके बाद जब आपका अयोटिक वाल्व क्लोज होता है और आपका जब पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है, यहां पर बच्चे आपको S2 हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो अगर वो ये वाली डायग्राम देके पॉइंट करें कि भाई किस पॉइंट के ऊपर आपको S2 हार्ट साउंड सुनाई देती है, तो आपने ये जरूर मेंशन करना है, ठीक है। सर अभी बात खत्म नहीं, डॉक्टर साहब अभी बात खत्म नहीं हुई। उस दिन हमने बात की थी कि सर जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, हाँ जी, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, एनीवन, एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, you are very naughty, you don't want to इजेक्टेड share your फ्रॉम beautiful वेंट्रिकल। knowledge। सर 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 एक बीट अमाउंट में ऑफ जितना ब्लड। ब्लड जो है वो पंप होता एक बीट में जितना ब्लड पंप होता है, जितना ब्लड पंप होके बाहर निकलता है डॉक्टर साहब, आपका हार्ट है वो क्या करेगा, है। जी जी प्रोटेक्ट सर, करके जी ब्लड जो जी। बाहर निकाल, एक कॉन्ट्रैक्शन ऐसे बताना, जो निकल गया वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं मैटर करती, उसका जो वॉल्यूम बाहर निकल रहा है ना वो मैटर करता है। तो अगर जैसे हम सिंपल वर्ड में, हमने इसकी इक्वेशन भी लिखी थी कि स्ट्रोक वॉल्यूम सर इज इक्वल टू द एंड डायास्टोल वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यहाँ पर आप खुद बताओ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 100, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पर कितना है 40। तो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ रहा है 60 ml। एंड स्टूडेंट्स यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट, देखिए ये मेरे पास आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम 60 ml। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज द डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो मैडम डॉक्टर माहिम, क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ये पॉइंट जो है ये वाला, ये एंड सिस्टोलिक है, ये एंड डायस्टोलिक है, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है, मतलब ये वाला सारा, मैं अगर ऊपर अपने लूप को देखूं ना, तो ये वाला जो जितना भी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को मैं स्ट्रोक वॉल्यूम कह सकता हूँ, मैं इस वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कह सकता हूँ ना, क्योंकि सर ये तो डिफरेंस है ना एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के ना, जितना वॉल्यूम आपका हार्ड बाहर निकालता है वो इस एंडर सरफेस में होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि स्ट्रोक वॉल्यूम आप प्रेशर वॉल्यूम रूप में कैसे बताओगे, तो मैं बताऊंगा कि सर ये मेरे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है .1, ये .2 के ऊपर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। इसका मतलब है इस लूप के अंदर ये जो जितना भी एरिया है ना, अंडर लूप एरिया हम जिसको कहते हैं, इट टेल्स अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब जितना बड़ा ये लूप होगा उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर वो कहते हैं नहीं सर, ये लूप, ये मतलब एक सिंपल सा लूप मुझे स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बता सकता है। तो वो कह रहे हैं सर वेरीफाई करके दिखा दें, तो मसला नहीं है। देखिए ये मेरा है .1, .1 पे मीटर वाल ओपन हुआ, ठीक है जी। अब ये .2 था जिसमें मीटर वाल में क्या होना था, क्लोज होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्लोज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर आपने उस पेशेंट को ना आईवी फ्लूइड्स दिए, आईवी फ्लूइड्स दिए। चले आईवी फ्लूइड आप छोड़ो, हम एक और कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत सारी कंडीशंस का पता है। फीमेल है प्रेग्नेंट, हाँ जी, अब बताएं जी, प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है या कम होता है, कम ऑन स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी में जो आपका ब्लड ज्यादा होता है या कम होता है। इंक्रीज आई एम लुकिंग, आई एम ज्यादा लुकिंग सर। फॉर योर ब्यूटीफुल आंसर। मैडम मुसफ़ा ने कहा सर ज्यादा, माहम ज्यादा ज्यादा, वेरी गुड, इट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स आर एक्टिव एंड दे रियली नो दैट कि सर जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है, और उसकी रीजन मैंने आपको कई दफा बताई हुई है। अब यही जो प्रेगनेंसी वाली फीमेल है,
अगर आपसे कोई पूछता कि यार जो प्रेग्नेंट फीमेल है इसका हमें प्रेशर वॉल्यूम लूप ड्रा करके बताओ, तो आपको पता है यहाँ पे मीटर वाला ओपन, यहाँ पे मीटर वाला क्लोज, क्योंकि उसमें जो फ्लूइड है वो ज्यादा है। लेफ्ट वेंट्रिकल एक्स एक्सिस क्या बता रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, तो चूंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, तो ये मेरे पास जो लूप है ये टू को भी क्या कर जाता है, क्रॉस। अब नंबर वन पे क्या था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इंटरेस्टेड, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। नंबर टू पे क्या था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और ये जो आगे वाला है इसका मतलब है उसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उसमें ज्यादा हो रहा है। तो अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम की डायग्राम पुट करूं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सॉरी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब देखिए पहले था ये 100, अब ये कितना हो गया, लेट्स को ये 120 हो गया। 120, सिस्टोलिक उतना ही रहेगा ना 40, तो इन दोनों को अगर आप माइनस करो ये कितना बन गया 80। तो इसका मतलब ये है सर, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था 60, यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया है 80। और इसको हमने डायग्राम से भी वेरीफाई कर दिया। अगर आपके पास नॉर्मल पर्सन है उसका जो प्रेशर वॉल्यूम लूप है वो इस तरह का बनेगा, ऐसे, देन ऐसे, देन, और अगर यही लूप मैं ड्रॉ करूं किसके अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, तो वो कैसा लूप बनेगा, इसको भी जरा देख लें। बात सिर्फ ये है आपको कंसेप्ट आ जाए ये, अ, बाकी उसका सब कुछ सेम होगा, वो यहाँ पर आके सेम है सब कुछ, यहाँ पर आके नीचे, ठीक है। तो ये जो दूसरे वाली है बच्चे, जिस बंदे का ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी जो डायग्राम होगी, वो जो हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम लूप है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। फिर अब प्रेशर जितने ज्यादा नहीं मर्जी होगा आप, किसके अंदर, 120 से? ये नॉर्मल अगर 100 तक जा रहा है तो उसको प्रेशर चाहिए 120 से ज्यादा, तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल में होगा तो ये तो काफी ज्यादा होगा, इस नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, हमने ये वाला जो प्रेशर है ना जो क्रिएट करना है, ये प्रेशर होता है, ये हम क्यों इंक्रीज करते हैं, चलिए मुझे बताएं, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है। क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है पीछे से, इसलिए। नहीं नहीं, मतलब हम उसको इंक्रीज क्यों करते हैं, हमारा मकसद क्या है। अयोटा में ब्लड भेजने। वेरी गुड कि सर अयोटा में ब्लड चला जाए। अब देखें प्रेग्नेंट जो अयोटिक वॉल जो वहां पे अयोटा के अंदर प्रेशर है, वो प्रेशर तो सेम ही है ना, वो प्रेशर तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं ना हुआ। तो मेरा मकसद है कि उस हम्म, प्रेशर से मैंने क्या करना है, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना है। अब आपका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, अब वॉल्यूम ज्यादा होने का आपको फायदा ये होगा कि आपका एयोटिक वाल्व जल्दी ओपन हो जाएगा, समझ रहे हैं आप बात। तो ठीक। प्रेशर मैंने जी वो जितना पहले प्रेशर आपका सेम ही रहेगा, वो मेरा सेम ही है, वो 120 ही है, मेरा टारगेट 120 है, लेकिन मुझे फायदा ये हो गया आपका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। वॉल्यूम से ये होगा कि आपका वो जो आयोटिक वाल्व है तो वो थोड़ा सा जल्दी ओपन हो जाएगा, तो उससे प्रेशर आप ज्यादा नहीं कर सकते, हो सकता है प्रेशर थोड़ा सा कम हो, समझे। ठीक तो ये ठीक। था हमारे पास बच्चे प्रेशर वॉल्यूम लूप। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर कार्डिक साइकिल को। चलिए अगर इसके अंदर आपने देखना है, हमने इसके ऊपर डिफरेंट चीजें अप्लाई कर सकते हैं, लेट्स सर गो आपने ये जो डॉक्टर साहब, लेट्स 120 और सपोज 40 की एक वैल्यूज पेशेंट ली है, हैं, ये आपने सपोज की हैं? ये मैंने क्या किया, सर मैंने कहा जो आपने ये वैल्यूज ली हैं 120 और 40, ये दोनों वैल्यूज आपने सपोज की हैं? ये सपोज है भाई, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन ये देखो जो होती है वो इनके अराउंड ही होती है। लेकिन लेट्स सपोज जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 60 65 इतना नॉर्मल होता है, ठीक है, तो मैं उनके अराउंड बाव भी लेता हूँ, जी जी। 40 ले लिया, 45 ले लिया, तो ये उनके अराउंड ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई एग्जैक्ट ये है, वो भी नहीं है, ओके। और अगर ये मैं कहूँ कि ये भाई एग्जैक्ट, वो भी नहीं है, गलत भी नहीं है, तो उसके अराउंड बाउट होती है ये वैल्यूज। क्योंकि जो डिफरेंट बुक्स हैं वो किसी ने इसको मतलब के 45 लिखा होगा, कहीं पे 50, कहीं पे तो 35, सर तो ये थोड़ा बहुत वेरी हमारा करता है। जो मेन मकसद है वो हमारा मेन मकसद यही है ना कि हमने प्रेग्नेंट वुमेन में स्ट्रोक वॉल्यूम को ज्यादा दिखाना है, इस वजह से हमने जो वैल्यू सपोज की है वो भी ज्यादा की है, 120 और ईएसवी जो हमने 40 सपोज की है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब यहाँ पर देखिए, हमने प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये दिखाना है ना कि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो इसका स्ट्रोक जी जी। वॉल्यूम 80 है,
इसका वो। और जी हम सर। उसको प्रेशर वॉल्यूम लूप में कैसे दिखा सकते हैं, मैंने आपको वो भी दिखा दिया कि ये एंड जी जी डायस्टोलिक वॉल्यूम आगे चला जाता है, देख रहे हो आप। जी जी सर। अब अभी इसके अंदर जो मिट्रल वाल्व है ये क्लोज भी यहाँ पर जाकर होगा, लेट क्लोज होगा। जी जी मिक्सर वॉल्व भी इसका लेट क्लोज हो, क्यों, ज्यादा वॉल्यूम, उसको टाइम आने में ज्यादा टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। जी तो सर। एक दफा लूप समझ आ गया ना, जितनी मर्जी चीजें इसके ऊपर अप्लाई करें। लेट्स सपोज कोई रैंडम सी मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ये है अयोटिक वॉल नंबर 3। अयोटिक वॉल की होगी है स्टीनोसिस। अयोटिक वॉल की क्या होगी है सर, स्टीनोसिस। डॉक्टर साहब मुझे आपका फोकस चाहिए। अयोटिक वॉल की होगी है सर स्टीनोसिस। अब इसकी स्टीनोसिस का क्या मतलब है, स्टीनोसिस का मतलब ये आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया। इसकी स्टीनोसिस का मतलब है कि सर ये जो 3 कज्जे थे ना, अब वो 6 कज्जे हो गए। क्या हो गया, वो 6 कज्जे हो गए। मतलब कि जो आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है या जो बाहर कज्जे थे जो आफ्टर लोड है, या जो वो रेजिस्टेंस है, वो आपकी बढ़ जाती है। आयोटिक स्टीनोसिस में यही होता है ना, स्टीनोसिस ज्यादा हो जाती है, वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब जो आपके पास आयोटिक स्टीनोसिस वाला बंदा होगा, उसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली मैं 120 या मैं 80 कर रहा हूँ अयोटिक स्टेनोसिस के अंदर, क्योंकि अयोटिक वॉल जो होता है ना वो बहुत डिले जाके ओपन होगा, इतना 120 140 प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जाके आपका जो जिस वॉल की स्टेनोसिस हुई है ना वो जाके ओपन होता है। तो फिर उस बंदे के अंदर आपको क्या नजर आएगा, अयोटिक स्टेनोसिस वाले बंदे के अंदर आपको ये जो अयोटिक वॉल है ये जल्दी से ओपन नहीं होगा। उसके लिए आपको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका प्रेशर ये देख लो, ये 140 तक पहुंच गया। वाले बंदे के अंदर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा वॉल्व ओपन होगा लेकिन थोड़ी देर के लिए होगा। जैसे मैं थोड़ा सा ब्लड बाहर फेंकता हूँ उसी टाइम अयोटिक वॉल्व दोबारा फिर क्लोज हो जाता है। तो इस बंदे के अंदर अगर आप देखो ना सर, ये देखो, ये जो मैं अभी चल मैं इसको ना रेड से मेंशन करता हूँ सो दैट इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। अयोटिक स्टेनोसिस वाले बंदे के अंदर जो वॉल है वो लेट क्लो ओपन हो रहा है, उसके ऊपर हमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है, लेकिन वो क्लोज जल्दी हो रहा है। जिसकी वजह से हुआ क्या है, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है उसका नंबर 3, ये है उसका नंबर 4। ठीक है। अब अयोटिक स्टेनोसिस वाले बंदे के अंदर अगर मैं गौर करूं, तो जो नंबर 1 है, मतलब जो मिट्रल वाला है, वो आपके पास क्या हो रहा है, वो तो ठीक है, मतलब कि इसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यहाँ पर देखो एंड सिस्टोलिक 40 है तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो गया, 60 हो गया। देखो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 60 हो गया, क्यों, अयोटिक वॉल्व के अंदर स्टेनोसिस ब्लड जा थोड़ा सा बाहर है तो बच ज्यादा आ रहा है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 60 है। एंड डायस्टोलिक कितना, वो 100 ही है। एंड डायस्टोलिक कितना है, 100 है। अगर इसका मैं स्ट्रोक वॉल्यूम देखूं, 100 माइनस 60 कितना है, 40। तो अयोटिक स्टेनोसिस वाले बंदे के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है। और अगर इसको मैं वेरीफाई करूं डायग्राम से, तो आपकी ये डायग्राम भी यही बता रही है कि सर इसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, क्योंकि मैंने कहा था ये लूप आपको स्ट्रोक वॉल्यूम बताता है, इसका आप लूप देखो क्या है, छोटा सा लूप बना है ना, और उसकी मतलब कि लेंथ ज्यादा है, और ये लेंथ आपको यही बता रही है 0.1 और 0.2 के दरमियान में कि इस बंदे का स्ट्रोक वॉल्यूम कम। इसी तरह हम हर वॉल्वुलर डिजीज को इस लूप के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम लूप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नहीं भूलना, इंशाल्लाह आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। अभी इसी के ऊपर हमने 3 दिन कंटिन्यूसली लेक्चर सेम टॉपिक के ऊपर चल, ठीक है। अब मैंने सेम आपको सर, थोड़ा सा जी जी। एओर्टिक रिगर्गिटेशन जैसा ही है, वो भी इसी तरह ही उसका ग्राफ बनेगा। भाई हर तरह आईओटी के रिगर्गिटेशन में क्या होता है, आईओटी के रिगर्गिटेशन में सर ये होता है कि जो बैक मेरे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डॉक्टर साहब क्या होता है आपके पास, आपने कॉन्ट्रैक्ट किए, ब्लड आगे गया, आगे जाके ब्लड फिर वापस आ गया, उसमें क्या होगा सर, मेरे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक भी इंक्रीज होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और जहां पर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो हमारे पास आगे की तरफ डायग्राम चली जाएगी। इसलिए आपने इनको नहीं भूलना, पॉइंट 1 पॉइंट 2। आईओटी रिगर्गिटेशन है ना, ब्लड बैक शंट कर रहे हैं, तो उसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को आपने आगे ले जाना। आयोटिक स्टेनोसिस का मैंने आपको दिखा दिया है। मिट्रल स्टेनोसिस है, तो मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है सर, मिट्रल वाल ओपन नहीं होता, ये नंबर 1 वाला, मिट्रल वाल ओपन नहीं होगा तो इसके ऊपर मुझे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारी कंजेंटल डिजीज है, हम एक एक डिस्कस करनी है, मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ टच दे रहा था। तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 याद नहीं रहना भूलना।
नंबर 1 मिट्रल वाल ओपन, नंबर 2 मिट्रल वाल क्लोज, नंबर 3 aortic wall open, नंबर 4 आपका aortic wall close, and that is the whole cardiac cycle that create into your left ventricle both side. So let's start. देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ कि जो एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स हैं आपने कभी वो नहीं भूलनी। अगर वो आपको टेक्निक आती है, जितना बड़ा एमसीक्यूज मर्जी हो, वो एएमसी का एमसीक्यूज हो, वो यूएसएमएल का हो, वो प्लैब का हो, वो एमआरसीपी का हो, वो दुनिया के जिस मर्जी एग्जाम का हो, ये 4 से 5 टेक्निक्स आपने हमेशा याद रखनी है। दैट इज अ टेक्निक ऑफ सेग्रीगेशन एंड टेक्निक ऑफ सेपरेशन। उसमें हम क्या करते होते हैं मैडम? उसमें सर हम सबसे पहले पढ़ते होते हैं लास्ट लाइन, क्योंकि हमें पता होता है कि जो पूरे आपके पास एमसीक्यूज का निचोड़ होता है ना, वो आपकी लास्ट लाइन होती है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले लास्ट वाली line के अंदर देख लेते होते हैं कि वो एक्चुअली हमारे से पूछ क्या रहा है। कंपेयर टू अ हेल्दी इन्फेंट, दिस पेशेंट लाइकली हैज विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्राकार्डिक प्रेशर चेंजेस। तो हमें लास्ट वाली लाइन से पता चल गया कि उसने हमारे से हार्ट के अंदर जो प्रेशर चेंजेस आई है ना, वो हमसे पूछी। और कंपैरिजन किसका करवाया? एक हेल्दी इन्फेंट का, एक इफेक्टिव इन्फेंट के साथ। तो अब हम आते हैं ऊपर एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास लाइन होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि सर एक हमने एज को देखना होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 6 वीक। एज वाला फैक्टर आपने कभी नहीं भूलना, क्योंकि हर एज के हिसाब से स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं। अगर एज लिखी हुई है 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, इसका मतलब है भाई कंजेंटल हार्ट डिजीज या कोई भी कंजेनिटल डिजीज होगी। इसके बाद हमने कहा कि सर कुछ एज की जो एवरेज होती है, जैसे कि 25 से लेके 35 या 40, अगर वो वाला एज स्पैन है और वो फीमेल्स हैं, तो उनमें ज्यादातर ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं। इसी तरह हमारे पास किसी का माइक ऑन है काइंडली टर्न ऑफ करें इसको। अगर किसी पेशेंट की एज 60 से ज्यादा है, तो उसके अंदर हम ज्यादातर देखते हैं कि भाई अगर वो मेल है तो ज्यादातर कोलोन कैंसर या मतलब कैंसर ज्यादातर होते हैं। अगर वो फीमेल है, 50 के बाद की एज, 50 एज या उससे 52, 55 इस तरह का लिखा हुआ है, तो गायनी से रिलेटेड मतलब कि मेनोपॉज से रिलेटेड जो भी हमारे पास डिजीजेस एबनॉर्मैलिटीज हो सकती है, हमें वो ज्यादातर मिलती है। इसलिए एज फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पर देखा सर 6 वीक ओल्ड इन्फेंट है, मतलब 6 माह का बच्चा, 6 वीक का बच्चा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई कंजेंटल हार्ट डिजीज या कंजेंटल बॉडी डिजीज बंदे के अंदर होगी। 6 week old infant is brought to the office due to difficulty feeding। कि 6 वीक का बच्चा उसकी माँ लेके आई है आपके क्लिनिक के अंदर, और मसला उसको क्या है? डिफिकल्टी फीडिंग। कि सर उसको फीडिंग में क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। जब वो फीड करता है, या तो वो क्राई करना शुरू कर देता है, या वो क्या करता है, वो प्रॉपरली फीड करता है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सर जो पहली लाइन होती है, पहली लाइन में हमेशा क्या लिखा होता है सर? प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। कि जो सिम्टम पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो पहले सिम्टम के अंदर दिखता है, और हमेशा आपने इसी को लेके चलना होता है। आपके पास पेशेंट आ रहा है, फीवर है, टेकिपनिया है, टेकिकार्डिया है, डिस्निया है, जो भी सिम्टम होगी वो पहली लाइन में होगी, और वो प्रेजेंटिंग सिम्टम है। दूसरी लाइन के अंदर वो क्या लिखते होते हैं कि सर ज्यादातर हिस्ट्री लिखी जाती है, जैसा कि अभी हमें ऊपर से पता चल गया डिफिकल्टी फीडिंग है। द पेशेंट वाज बोर्न एट 39 वीक गेस्टेशन वाया स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। तो यहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री लिख दी है ना सेकंड लाइन के अंदर, तो सेकंड लाइन के अंदर ज्यादातर हिस्ट्री लिखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हिस्ट्री उसने बता दिया आपको नॉर्मल। देखें, जब बच्चे की बात हो ना, एक फैक्टर आपने और याद रखना है, वो है इसका वीक्स गेस्टेशन, गेस्टेशनल वीक। क्योंकि हमें पता है कि अगर गेस्टेशनल वीक 36 से कम हुआ, मतलब कि 30 हुआ, 31 हुआ, 28 हुआ, 29 हुआ, इसका मतलब है वो बच्चा प्री मिच्योर होगा आपके पास। और अगर वो बच्चा प्री मिच्योर है, तो उससे रिलेटेड 2-3 डिजीजेज हमारे पास कॉमनली आपको नजर आती हैं। वैसे तो काफी सारी होती, लेकिन कॉमनली वो वाली होती है, जैसा कि एनआरडीएस, न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बच्चे का वेट कम होता है। ठीक है, बच्चे का जो मतलब कि सर्वाइवल रेट होती है वो भी कम होती है। तो वीक ऑफ गेस्टेशन आपने याद रखना। देखिए यहाँ पर 39 वीक्स है, इसका मतलब है बच्चे की जो डिलीवरी हुई है वो ठीक हुई है, बच्चा मैच्योर पैदा हुआ। आगे आते हैं, ही इज ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 5 मिनट्स पर साइड एवरी 3 आवर्स। उस बच्चे को ना 5 मिनट के लिए फीड किया जाता है, और वो फीडिंग किस तरह की है? मतलब कि 3 घंटे के बाद साइड चेंज करती है। लेट्स सपोज एक दफा मदर ने अगर राइट ब्रेस्ट से फीड किया है, आफ्टर 3 आवर्स वो क्या करती है? लेफ्ट
मतलब कि लेफ्ट साइड से उसको फीड करेगी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब हम मतलब कि आप गायनी वार्ड्स के अंदर जाओगे या ऑप्स गायनी के अंदर, इवन जो जो पीट्स वार्ड है ना, जिसको निको पीको वार्ड कहते हैं, तो वहां पर ये काउंसल भी किया जाता है मदर को कि आपने क्या करना है, बच्चे को फीड किस तरह करना है। जितना टाइम आपने राइट साइड की तरफ देना है उतना ही आपने लेफ्ट साइड की तरफ देना है। ये नहीं होता, मोस्टली फीमेल्स को ये होता है कि वो जिस साइड की तरफ ज्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस होती है ना, जैसे कि एक फीमेल है वो है राइट हैंडेड, वो मोस्टली क्या होती है, वो अब लेफ्ट साइड से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो अब लेफ्ट साइड से वो ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, तो राइट साइड से वो ब्रेस्ट फीडिंग कम करवा रही होगी, बच्चा आपके पास वेट लॉस हो सकता है, बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, बच्चे की फीडिंग सही से नहीं होगी। अगर मदर लेफ्ट हैंडेड है तो वो ज्यादातर राइट साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो आपने क्या काउंसल करना है कि भाई अगर आप एक दफा राइट साइड से करवा रही हो तो नेक्स्ट टाइम आपने लेफ्ट साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ताकि दोनों से इक्वली बच्चे की फीडिंग हो। दूसरी बात जो आप अक्सर बताते हो वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। मतलब आपने कभी भी चले, अगर अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी या अगर घर में भी अक्सर बच्चे होते हैं, तो 2 मंथ का या मतलब ऐसे करो 1 मंथ का, 4 वीक्स या 6 वीक्स का बच्चा होता है ना, तो मदर जैसे उसको दूध पिलाती है ना और उसको स्पाइन पोजीशन में लौटा देती है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि जो होता है ना रिगर्गिटेशन हो जाती है मिल्क, उस बच्चे के मुंह से ना दूध निकलना शुरू हो जाता है। अब उसका रीजन क्या होता है? माए समझते हैं कि शायद बच्चे के अंदर ना कोई अबनॉर्मेलिटी है, इस वजह से ये दूध, वो आपने सुना होगा ये कहते हैं ना कि यार ये दूध फेंक रहा है बच्चा। ठीक है, तो वो भाई दूध फेंकना वो नॉर्मल होता है। उसका रीजन क्या होता है? आपने सिर्फ बच्चे को रॉन्ग पोजीशन में लेटाया होता है। बच्चे को फीडिंग के बाद सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटाया जाता, उसको हमेशा 45 के एंगल के ऊपर जो उसका हेड होता है वो आपने रेज करना होता है। अब क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे, सर वाई ऑन 45 एंगल? अगर आप 45 के एंगल के ऊपर उसका हेड ऊपर की तरफ करोगे ना, बच्चा फिर दूध नहीं फेंकेगा। उसका रीजन ये होता है कि बच्चे का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ना बच्चे, वो वीक होता है। इसलिए जैसे फीड करता है ना तो वो मतलब कि रिगर्गिटेट कर जाता है milk। अब उस पाइलोरिक स्फिंक्टर को ना डेवलप होते हुए कब बाजू का 2 मंथ लग जाते हैं, बाजू का 2.5 मंथ लग जाते हैं। तो जब तक वो डेवलप होता है ना, डेवलपिंग के बाद वो हमारे पास रिगर्गिटेट नहीं करता milk। तो चूंकि वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता इसलिए बच्चा रिगर्गिटेट कर रहा होता है, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है। आपने उसको क्या करना है, 45 के एंगल के ऊपर रेस करना है, फिर आप इजीली उसको ब्रेस्ट फीड करवाते रहो। ये छोटी छोटी बातें आपने इनका ख्याल करना है। हमने बेसिक भी पढ़नी है, हमने क्लिनिकल भी पढ़नी है, हमने जो हमारे पास रोजमर्रा की मेडिकल को हम कैसे इस्तेमाल कर सके इंशाल्लाह। मैं आपको सीपीआर कैसे करना है, कब करना है, हार्ट अरेस्ट पेशेंट है उसको आपने कैसे करना है, एएलएस से आपने कैसे करना है, बीएलएस करना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम साथ साथ सीखते जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये सिर्फ बेसिक का सेक्शन नहीं है, ये बेसिक के साथ साथ आपका क्लिनिकल का भी सेक्शन है। ठीक है, तो हमने इंशाल्लाह एक लेक्चर के अंदर आप काफी ज्यादा चीजें सीख के जाया करेंगे रोजाना, और अगर आप साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें तो वो तो जबरदस्त हो जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक तरफ। सर द पेशेंट हैज प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बच्चे को गहरी स्वेटिंग मतलब बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग विद फीड्स। जैसे ही बच्चे को फीड किया जाता है ना तो उसी टाइम उसको सांस लेने में भी मसला आ रहा है। एक बात याद रखिएगा, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा उसको सांस लेने में मसला आ रहा है तो कार्डिक प्रॉब्लम नहीं होगा, मोस्टली कार्डिक प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करे, वैसे बच्चे को डिस्निया है, टैकिपनिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो वो ज्यादा रिस्पायरेटरी फेलियर की सिम्टम्स होती है, मतलब कि वहां पर बच्चे को कोई मसला लंग से प्रॉपरली डेवलप नहीं। लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे को डिफिकल्टी, जैसे आपने उसको फीड करना शुरू किया, बच्चे का साथ ही बॉडी का कलर चेंज हो गया, साथ ही उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हुई, इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विद द रिस्पायरेटरी एज वेल एज कार्डियोवास्कुलर, मतलब इसके हार्ट के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट हो। ठीक है क्योंकि फीडिंग के दौरान हमारे पास क्या होना है, उस पेशेंट की जो रिस्पायरी रेट और जो हार्ट रेट होती है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ साथ उसका जो थ्रेसिस एरिया के अंदर कंप्रेशन, मतलब ना चेस्ट भी दबती है बच्चे की फीडिंग के दौरान, तो उससे भी कंप्रेशन भी आती है इंफीरियर वेना केवा के ऊपर। तो अगर थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो ना हार्ट के अंदर तो वो ज्यादा क्या है प्रोमिनेंट हो जाता है फीडिंग के दौरान। तो इसलिए फीडिंग के दौरान अगर बच्चे को सांस लेने में मसला आ रहा है तो ज्यादातर कार्डिक प्रॉब्लम्स होंगी उस पेशेंट में। पेशेंट इज एट द 5th परसेंटाइल, वेट इसका 5th परसेंटाइल, मतलब बच्चे का वेट थोड़ा सा कम है। इसका एक स्केल होगा, मैं आपके साथ परसेंटाइल का पूरा स्केल सेंड कर दूंगा, वो अपने सारा याद करना है। ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट इज टैकिपनिक, टैकिपनिक का क्या मतलब होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे आपने अक्सर देखा होगा बच्चे ऐसे करते हैं, ये होता है टैकिपनिक। कार्डिक एग्जामिनेशन शो होलो सिस्टोलिक मर्मर, ओ माय गॉड, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग अगेन एंड अगेन,
होलोसिस्टोलिक मर्मर। हाँ जी, ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, डिस्कस और शेयर योर ग्रेट नॉलेज विद अस। आपको होलोसिस्टोलिक मर्मर कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है जी? जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी, वी हैव VSD, शॉर्ट ऑफ टाइम। VSD, वेरी गुड। ASD, mitral regurgitation, and one more. aortic Aortic, regurgitation, वेरी गुड डॉक्टर, aortic. जैसे कहा। ओके जी, होलोसिस्टोलिक मर्मर सर हमें वीएसडी, अब आपको देखो इतना बड़ा कंसेप्ट है, कितना इजीली याद हो, क्योंकि हमने उसको डिस्कस इतनी दफा कर लिया। मिटरल regurgitation एंड aortic regurgitation, इनमें सबसे प्रोमिनेंट होता है वीएसडी के अंदर, सबसे कम जो होता है ना वो एएसडी के अंदर होता है। चलिए एक आप नई चीज आज ऐड कर। सर उस पेशेंट में हमें होलोसिस्टोलिक मर्मर एट द लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, ओ माय गॉड सर, जो उसकी स्टर्नम का लोअर बॉर्डर है वहां पर सुनाई दे रहा है। अब मुझे डॉक्टर सदका बताएंगी, अगर मिट्रल रिगर्गिटेशन हो तो ये जो होलोसिस्टोलिक मर्मर है ये किस साइड की तरफ रेडिएट करता है? कम कम टुवर्ड्स कम एक्जिला, रेडिएट्स फोर्थ टुवर्ड्स एक्सिलर, वेरी गुड। एक्जिला। कि सर अगर मिट्रल रिगर्गिटेशन होती और इसको होलोसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता तो इसका जो मर्मर है वो एक्सिलर की तरफ रेडिएट करना था, लेकिन अब कहां पर रेडिएट कर रहा है? लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। लेट मी ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। दिस इज अ ब्यूटीफul child and he actually want to study in Andijan in his future, so that's why he's very excited. Can you tell me why he's so happy? Oh my god, he is very excited. Anyone can tell me why this child is so happy? He's very happy because he's learning medicine from NUMS Medical Academy. Oh my god, student, you don't know. देखिए जी, ये है मेरे पास स्टर्नम, और इस स्टर्नम के अंदर सर क्या है? ये मेरा ब्यूटीफुल हार्ट है, ठीक है जी, ये पड़ा हुआ हार्ट। अब बच्चे उसने वर्ड यूज किया है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। लेफ्ट सर ये वाला एरिया, लोअर मतलब यहां पर, इसको हम ब्लैक कर लेता हूं। लेफ्ट लोअर ये वाला एरिया यहां पर, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर आपको होलोसिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहा है, ठीक है जी। आप palpable thrill is present at the left sternal border, ठीक है। Compared to a healthy infant, this patient most likely has which of the following intracardiac pressure changes? इंट्राकार्डिक प्रेशर चेंजेस के ऊपर तो हम आते हैं इस पेशेंट की। पहले मुझे बताएं कि जिस बंदे के लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर आप ऑस्कल्टेट करते हो और आपको यहां पर मरमर सुनाई देता है इस एरिया के अंदर, एग्जैक्टली यहाँ पर कौन सा भी है इसको मतलब कि डिफेक्ट है? वीएसडी। होलोसिस्टोलिक मरमर है, यहाँ पर अगर सुनाई दे क्या डिफेक्ट है इसको? जल्दी जल्दी बता दो, यू नो। हाँ जी, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, वीएसडी, वेरी गुड। कि सर इस पेशेंट को जो डिफेक्ट है वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, गुड डॉक्टर अभी। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ये है डॉक्टर साहब मेरे पास राइट वेंट्रिकल, ये है डॉक्टर साहब मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देयर इज प्रॉब्लम। एंड कैन यू टेल मी वन थिंग मोर, कि सर जो आपके पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है ये ज्यादातर मस्कुलर पार्ट में होता है या मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है? जल्दी जल्दी बता दें, कि क्योंकि हमने इसकी सिंथेसिस भी की हुई है सर, हमें पता है, ये मेम्ब्रेनस, कोई बड़ी बात नहीं हमारे पास। मेम्ब्रेनस इसके पार्ट में मस्कुलर होता पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट, वेरी गुड। सर ज्यादातर ये जो वीएसडी क्रिएट होता है ये मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है, क्योंकि जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ये दो चीजों से बनता है, मेम्ब्रेनस पार्ट से और मस्कुलर पार्ट से। और मेम्ब्रेनस पार्ट चूंकि वीक होता है तो ज्यादातर उसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट होता है। अब देखिए यहां पर चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में सर ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा प्रेशर होता है ना, तो चूंकि यहाँ पर होल भी है तो ब्लड क्या करता है इस पेशेंट के लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। बच्चे जब राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा सर? राइज हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल का पहला तो आपको पता चल जाएगा सर इस पेशेंट का राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो आप ऑप्शन में ढूंढोगे कि राइट वेंट्रिकल प्रेशर वाली जो ऑप्शन है वो कहाँ पे? क्या वो पहली ऑप्शन में लिखा हुआ राइट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज? नहीं सर, यहाँ पर डिक्रीज है, इसका मतलब है पहली ऑप्शन नहीं है। पहली ऑप्शन नहीं है। फिर आप आते हो सी ऑप्शन के ऊपर। सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? राइट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, सर सी भी नहीं है। फिर आप आते हो डी के ऊपर। सर यहां पर तो राइट वेंट्रिकल का कोई जिक्र ही नहीं है। बच्चे वीएसडी के अंदर सबसे पहले जो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है वो आपके पास राइट वेंट्रिकल में होता है।
तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है ना बी, बी ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ सर, राइट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज। इसका मतलब है सर ऑप्शन बी हो सकता है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी आपने इंक्रीज लिखा हुआ है यहाँ पर। बच्चे देखो, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज है, हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ज्यादा ब्लड जा रहा होता है, एट द एंड जो पल्मोनरी ट्रंक होती है इसमें स्टेनोसिस हो जाती है। इसमें स्टेनोसिस होने की वजह से अब जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है ना वो इधर नहीं जाता, क्योंकि स्टेनोसिस है, वहां पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुका है। फिर आपका ब्लड जो होता है ना वो यहाँ से बैक शंट करता है, पहले लेफ्ट टू राइट शंट होता है, फिर हमारे पास जो एजन-मिंगर सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाती है, तो राइट से लेफ्ट शंट होता है। और जब राइट से लेफ्ट शंट होगा बच्चे, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी क्या हो जाएगा सर, राइज हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। तो जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये वाला ऑप्शन क्या किया था, ठीक किया था। देखें एक क्वेश्चन के अंदर हमने कितनी ज्यादा चीजों को लर्न किया है। पेशेंट हमारे पास पीएसडी का था, उसके अंदर हमने इंट्राकार्डिक प्रेशर चेंजेस को देखना था। वो प्रेशर जब चेंजेस हमने देखी, तो उस पेशेंट में राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा ब्लड जाता है। जब काफी देर तक राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा जाता है, पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड कंटिन्यूसली ज्यादा जा रहा होता है, पल्मोनरी ट्रंक अपने अंदर चेंजेस लाती है, जब वो चेंजेस लाती है स्टेनोसिस होती है, प्रेशर फिर वहां पर नहीं जाता राइट वेंट्रिकल से ब्लड, फिर ब्लड कहां पर जाता है, इट स्टार्टेड टू शंटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट साइड। बिल्कुल वेरी गुड डॉक्टर खली, क्या नाम है आपका, खालिद। तो इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों में प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इस ऑप्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है सर, लास्ट लाइन। और मैंने ये क्वेश्चन आपको जब मैं पढ़ा रहा था ना लेक्चर, मैंने उसके अंदर ही आपको बता दिया था ये वाला क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन दीज मेजरमेंट्स विल मोस्ट लाइकली बिटवीन आयोटा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल। कि आप क्या कर रहे हो, प्रेशर मेजर कर रहे हो, और वह सबसे ज्यादा जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो हमारे पास अयोटा और कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके दरमियान हमारे सबसे ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होता है। आते हैं जी कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब मल्टीनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी enrolls a 30-year-old man volunteer to assess the oxygen consumption rate of various organs। सर हमारे पास एक मल्टीनेशनल रिसर्च कंपनी है। वो मल्टीनेशनल रिसर्च कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने एक 30-year-old मेल को लिए, और उस मेल के अंदर वो क्या चेक करना चाहते हैं कि जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, जैसा कि आपका ब्यूटीफुल हार्ट, आपका लीवर, आपका ब्रेन, आपकी स्प्लीन, आपकी किडनी, इन सब के अंदर वो ऑक्सीजन की कंजप्शन की रेट देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि क्या ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, आपका लीवर ज्यादा यूटिलाइज करता है, या आपकी किडनी यूटिलाइज करती है। वो ये देखना चाहता है, assess the oxygen consumption rate of various organs. During the study, the blood oxygen content of aorta and several other vessels is measured at rest. तो रेस्ट के ऊपर उसने क्या किया, एक तो उसने आपकी अयोटा ली, जो आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलता है ना, एक तो उसने आपकी अयोटा पकड़ी और उसमें अयोटा में उसने ऑक्सीजन कंटेंट देखा। लेट मी ड्रा अ ब्यूटीफुल अयोटा। एक उसने सर अयोटा ली है, ये हार्ट हुआ, एक तो यहां पर उसने ले लिया आपकी अयोटा, और अयोटा के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी अयोटा में होता है। चलिए ये बात भी आप साथ लिख लें, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो यहाँ पर इस अयोटा के अंदर होता है। एक तो उसने क्या किया, आपकी अयोटा के अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है ना, मतलब ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट थी वो उसने लिए, एंड सेवरल अदर वेसल्स इज मेजर्ड एट रेस्ट। और इसके अलावा उसने कुछ और ब्लड वेसल्स थी, उनसे भी क्या लिया, ऑक्सीजन कंटेंट को उसने चेक किया। और फिर क्या किया, द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन दीज मेजरमेंट्स विल मोस्ट लाइकली बिटवीन द अयोटा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स।
और फिर उसने क्या कहा कि सर आयोटा और कौन सी ऐसी वेसल है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रीनल आर्टरी है या रीनल वेन कह लेते हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का डिफरेंस है। देखिए लेट्स सपोज आयोटा के अंदर मैं कहता हूँ कि कितने परसेंट ऑक्सीजनेशन होगी ब्लड, जो 100% में कह देता हूँ, वैसे होता नहीं 100%, ठीक है, हम समझने के लिए कहते हैं इसमें 100% ऑक्सीजनेटिव ब्लड था। फिर हमने कहा कि उसने एक और ब्लड वेसल ली, जैसे मैं कहने का उसने ली रीनल वेन, उसमें जब उसने ऑक्सीजन का कंटेंट देखा वो था लेट्स सपोज 65% या 85% कह लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आयोटा को दूसरी ब्लड वेसल का जो ऑक्सीजन कंटेंट है ना उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। उसने पूछा ये है कि अयोटा के अलावा कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसमें सबसे कम ऑक्सीजन का कंटेंट होगा, कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसमें सबसे कम ऑक्सीजन होगी। आया कि वो रीनल वेन है, आया कि वो पोप्लीटियल वेन है, आया कि वो मेजेंटेरिक वेन है, आया कि वो सेरिब्रल वेन है, आया कि वो मेरे पास ब्रेकियल वेन है, वो कौन सी वेन है जिसमें सबसे कम ऑक्सीजनेटिव ब्लड होगा। देखिए अब ये वाला जो एक तो अयोटा तो उसने आइडियल ले लिया, अब इसके अलावा जो दूसरी वाली वेन या वेसल होगी ना उसके अंदर जितना कम ऑक्सीजन होगा इन दोनों में डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा। तो यही उसने पूछा है द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा। तो अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो 15, मतलब इतना 15 डिफरेंस आता है, तो ये कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अयोटा के अलावा कौन सी ऐसी वेसल है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है या जिसमें सबसे ज्यादा डीऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है। तो क्या आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें डीऑक्सीजनेटिव ब्लड सबसे ज्यादा होता है? नहीं सर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारे पास कोई ज्यादा डीऑक्सीजनेटिव ब्लड नहीं होता, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी तो आपके पास निकल रही है इधर से राइट वेंट्रिकल से। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरी है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन इतना ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये कितने परसेंट ऑक्सीजनेटेड है, ये है 70%, 70% ये ऑक्सीजनेटेड है। ब्रेकियोसेफेलिक वेन, अब ना काफी सारे बच्चे जो होते हैं ना वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन को लगाते हैं, वो कहते हैं कि यार वेन आ रही है ऊपर ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके डायरेक्टली राइट एट्रियम में आ रही है, तो इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट सबसे कम होगा। सो द आंसर इज नो। ब्रेकियोसेफेलिक में भी लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 65% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। फिर बात आती है कोरोनरी आर्टरीज की। देखो बच्चे जो आर्टरीज हैं ये तो जाहिर बात है ये तो ऑक्सीजनेटेड होंगी, तो ये तो मैं कहता हूँ 95% ऑक्सीजनेटेड है। आर्टरी का तो मसला है नहीं, में तो ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है। अगर 95 को मैं 100 से कंपैरिजन करूँ तो 5 का डिफरेंस है, तो 5 का कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, भाई कॉमन कैरोटिड आर्टरी है तो इसके अंदर भी क्या होता है, तो हमारे पास 96-97% ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है। फिर आपके पास सब क्लेवियन आर्टरी है, सब क्लेवियन आर्टरी में भी उतना ही 96-97 इतने परसेंट ऑक्सीजनेटिव ब्लड है, और अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो ये 4% बनता है, तो ये कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचती है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या है सर? ऐसी ब्लड वेसल, ऐसी वेन जो हार्ट से ब्लड लेके आती है। हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखो यहाँ पर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है ना आपके पास हार्ट से, ये होती है कोरोनरी वेन्स और ये बनाती है कोरोनरी साइनस। साइनस हम कहते हैं डायलेटेड पार्ट को, तो जिसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा जो हार्ट से इकट्ठा करेंगे ना ये वहां पर ड्रेन करेंगे। तो जो बच्चे आपका हार्ट है ना, आपका हार्ट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकालता है ब्लड में से, क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बात है सर, हार्ट कंटिन्यूसली पंप कर रहा है तो इसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए क्या करता है ये आर्टरी से ज्यादा ऑक्सीजन को एक्सक्लूड कर लेता है, जिसकी वजह से जो आर्टरी है या जो वेन है उसमें ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहां पर मेरे पास जो 50% ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बचता है, 50%, क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीजन आपका हार्ट निकाल लेता है, क्योंकि आपके हार्ट को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर मैं अयोटा में 100% है और कोरोनरी साइनस में 50% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों का डिफरेंस है 50%, और ये ग्रेटेस्ट डिफरेंस है। देखो ग्रेटेस्ट डिफरेंस क्या है इन मेजरमेंट्स अयोटा एंड अदर ब्लड वेसल्स। सो द आंसर इज द कोरोनरी साइनस। और इससे मैंने आपको ये भी कंसेप्ट बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादातर MI क्यों होता है,
बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो एक इसकी फेज ये भी तो होती है ना कि यहाँ पर ब्लड स्टेसिस में भी आता है। दूसरा रीजन इसका ये भी तो होता है ना कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को सिर्फ एक फेज में ब्लड मिलता है। वो कौन सी फेज होती है? डायास्टोलिक। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को सिर्फ डायास्टोलिक फेज के अंदर ब्लड मिलता है। दैट्स वाई एक फेज में ब्लड मिलेगा तो वो ज्यादातर ऑक्सीजन को एक्सक्लूड कर देता है। एक तो ज्यादा काम कर रहा है, दूसरा एक ही फेज में सिर्फ ब्लड मिल रहा है, वो और ज्यादा ऑक्सीजन को निकाल लेता है। इसलिए सबसे ज्यादा देखो, मैं कोरोनरी साइनस की जगह पे पहले लिखने लगा था कि मैं यहां पर लिखता हूं हाईएस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड इनटू विच वेन्स। तो वो भी उसका आंसर भी कोरोनरी वेन्स था या कोरोनरी साइनस था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बिकॉज योर हार्ट नीड मोर ऑक्सीजन। तो these are the two questions that you have in our yesterday test. I hope so अब आप उनकी समझ भी आ गई होगी।